हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th एनआईएस हिंदी का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसके बारे में। चैप्टर नंबर 10 का नाम है सार कैसे लिखें। तो सार कैसे लिखें, इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये सीखना है कि सार लिखते कैसे हैं, और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में। क्योंकि जो चैप्टर का नाम है ना कि सार कैसे लिखें, ये आपको जो है लिखने के बारे में बताता है कि किसी भी चीज़ का सार कैसे लिखते हैं। तो देखो डिटेल में तो अभी हम नीचे देखेंगे इसको पूरे चैप्टर को कि क्या है इसके अंदर। बाकी अगर आपको हिंदी के शुरू से अपने चैप्टर्स कवर करने हैं 1 to 9, तो 10 चैप्टर ये है। चैप्टर नंबर 1 से 9 लेकर के आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हाँ, इसके अलावा हिंदी का पेपर कैसा आता है, पेपर में आप अच्छा स्कोर कैसे करें, पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो वो एक काफ़ी इफेक्टिव वीडियो है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिंदी का पेपर किस तरीके से आता है। बाकी अगर आपके पास बुक्स नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो, या फिर आप किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हो, तो पीएससी पाई स्टडी सर्कल ऐप है हमारा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां से आप इजीली किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने कई सारे कोर्सेज 12th एनआईएस के स्टूडेंट्स के लॉन्च कर रखे हैं। डेमो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप देख करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आपके असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सभी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाती हैं, आपकी बुक्स मिल जाती हैं पीडीएफ फॉर्म में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी। तो चलिए देख लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरीके से काम करती रहूं। तो देखिए सार कैसे लिखें ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी पाठ के मुख्य बिंदु। तो इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं वो हम लोगों को देखने हैं पहले, कि आखिर इस लेसन के अंदर आखिर है क्या। देखो, मूल सामग्री में से विस्तार देने वाली बातों जैसे कि उदाहरण, उद्धरण एवं अलंकार, इन सबको हटाकर मूल सामग्री का सार लिखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि कार्यालय कामकाज को जल्दी और ठीक ढंग से निपटाने के लिए पत्रों तथा टिप्पणियों का सार बनाया जाता है। इसको मैं अभी नीचे आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी कि मतलब सार जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। सार की सहायता से एक अधिकारी कई सहायकों का काम सीमित समय में, मतलब लिमिटेड टाइम में देख लेता है। सार लिखने का ये फायदा है कि कोई भी अधिकारी जो उसके कई सारे रिलेटेड वर्क होते हैं ना, उनको एक लिमिटेड टाइम में वो देख सकता है। संक्षेपण का या सार लेखन के लिए मूल सामग्री के मूल भाव को समझना जरूरी होता है। इसके लिए सार संक्षेपण की उपयोगिता इस बात पर डिपेंड करती है कि वह कितनी सावधानी से बनाया गया है। अतः कार्यालय सार बनाने में पर्याप्त सावधानियां जो होती हैं वो अपेक्षित होती हैं। मूल पत्र या टिप्पणी को गहराई से पढ़ने के बाद ही सार तैयार किया जाना चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ का सार लिख रहे हो, तो जो मूल हमारा पत्र है या टिप्पणी है उसको ध्यान से और गहराई से पढ़ने की ज़रूरत होती है, एंड देन तभी उसका सार तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा सार बनाते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल पत्र की कोई भी बात संक्षिप्तता के फेर में छूट ना हो, मतलब कोई भी बात इधर से उधर ना हो, और जो उसका मेन निचोड़ है वो भी हम देख लें। सार जो होता है वो मूल सामग्री का लगभग 1/3 होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप सार लेखन करते हो, किसी भी सामग्री का सार लिखते हो, तो पूरी सामग्री का लगभग 1/3 जो है कम से कम आपको लिखना होता है। इसके अलावा अच्छा सार वही होता है जिसमें पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, संबद्धता हो। इसके अलावा प्रभावोत्पादकता के गुण विद्यमान हो। अतः कार्यालय पत्रों का सार बनाते समय हमें इस चीज़ के प्रति सजग रहना चाहिए कि हमारा सार पूर्ण हो, संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो, क्रमबद्ध हो, और साथ ही साथ प्रभावपूर्ण भी हो। अगला पॉइंट है सार लेखन से कार्यालय कार्यों को निपटाने में क्या होती है, सुगमता होती है। यानी इजी तरीके से हम जो है, जब हम सार लेखन का उपयोग करते हैं, तो जो कार्यालय कार्य होते हैं वो हम बहुत इजी तरीके से निपटा सकते हैं, और साथ ही समय और शक्ति की बचत भी होती है। सार लेखन से कार्यालय की लेखन सामग्री के खर्च में भी किफ़ायत होती है। ठीक है। इसके अलावा सहायकों के बीच कार्य के हस्तांतरण में भी सार लेखन से क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। सार लेखन से उच्च अधिकारियों का समय बचता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट आकार में प्राय बड़ी होती है, इसलिए रिपोर्ट का सारांश देना जरूरी होता है। इसके अलावा रिपोर्ट का सार बनाते समय सार के जो अन्य गुणों के साथ होते हैं उनके साथ साथ संक्षिप्तता की ओर ध्यान देना चाहिए। संक्षिप्तता का मतलब, जब आप सार लिखते हो किसी भी सामग्री का, तो वो छोटे से छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। रिपोर्ट की मुख्य बातों के प्रति सजग रहना चाहिए। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गैर फिजूली बातें हों, मतलब फालतू की बातें हों, वो सार में ना आए, और सभी जो मुख्य बातें हों, मेन सी बातें हों, वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएं।
रिपोर्ट के सार की सहायता से रिपोर्ट की मुख्य बातों का ध्यान रखना सरल होता है। तो ये तो हो गए इस पाठ के मुख्य बिंदु जो आपकी हेल्प करेंगे इस लेसन को समझने में। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए गाइस, तो वो PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ईजिली आपको वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मिल जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप ये PDF ईजिली ले सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉपर नोट्स, तो आप इस तरीके से नोट डाउन करके भी खुद लिखोगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप अपने नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं। मैं आपको ये रहा स्क्रॉल करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं अभी इस पाठ का सारांश। बाकी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो, आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो लाइक करने में, और शेयर कर देना अपने सभी कच्चे और पक्के फ्रेंड्स के साथ। बाकी कॉमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। तो देखिए पाठ का जो सारांश है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। किसी लेखक का सार लिखना एक उपयोगी कला है। मान लो कोई भी इंसान है, कोई भी लेखक है, अगर वो सार लिखता है, सार का अर्थ क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो सार लिखना उसके लिए एक बहुत ही उपयोगी कला है, जिसका हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है। सार लेखन में किसी विस्तृत विषय, वस्तु या अंश के मूल भावों को क्या होता है, कम से कम शब्दों और वाक्यों में लिखा जाता है। देखो इसकी डेफिनेशन एक तरीके से समझ सकते हो आप, कि जब आप किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी एस्से का या किसी भी कहानी का सार लेखन करते हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। देखो किसी विस्तृत मतलब किसी डिटेल चीज़ का अगर आप सार लिख रहे हो, तो उसका जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे का, उस टॉपिक का, वो भी आ जाना चाहिए और कम से कम शब्दों में या वाक्यों में लिखा जाता है। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता एवं शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में होती है। अब देखो ये जो हमारा लेसन है ना, सार लेखन, अगर आपने 10th भी NIS बोर्ड से की है तो आपने देखा होगा कि 10th क्लास में भी आपका ये लेसन आया था, सार कैसे लिखें। ठीक है, तो अगर वहाँ आपने समझा होगा तो और ईजी आप समझ पाओगे इसको। तो 12th में भी आपका देखो ये लेसन दे दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इस देखो सार लेखन का मतलब क्या होता है। सिंपली आप समझो, कोई मूवी है आपकी 2 से ढाई घंटे की, है ना, तो 2 से ढाई घंटे की मूवी है, आप उसको देख कर के आए सिनेमा हॉल में, और आपका फ्रेंड वो भी चाहता था कि वो मूवी को देखे, बट वो किसी वजह से देख नहीं पाया। बट जैसे ही आप सिनेमा हॉल से आए तो आपके फ्रेंड ने आपको पकड़ लिया कि भी बताओ इस मूवी के अंदर आखिर है क्या, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस मूवी, क्या क्या कहानी है इसकी। तो आप क्या करोगे, जो आपकी 2 से ढाई घंटे की मूवी है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको 2 से ढाई घंटे में ही एक्सप्लेन करोगे, नहीं ना, आप उसको मुश्किल से 10-15 मिनट में निपटा दोगे। तो इसी तरीके से सार लेखन का मतलब भी यही होता है कि मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी कहानी है, ये जो कहानी कह लो, कोई पैराग्राफ कह लो, कोई एस्से कह लो, तो ये टॉपिक मान लो आपका 1 पेज का है, 10 पेज का है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक भी आपके होते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को आपको केवल 1/3 शब्दों में जो है बयान करना है या एक्सप्रेस करना है, और इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि उसकी मूल बात भी आ जाए। जब आप सार लेखन कर रहे हो तो आप 1/3 शब्दों का इस्तेमाल करते हो, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, और साथ ही साथ आप ये देखते हो कि जितने भी मेन पॉइंट्स हैं इस लेसन के या इस टॉपिक के, वो भी ना छूटे, और साथ ही साथ जो है आप जो है कम शब्दों का इस्तेमाल भी कर लो। ठीक है, मूल भाव उसमें आ जाना चाहिए। चलिए, तो ये एक सार लेखन का अर्थ है जो मैंने कोशिश की आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में मैं समझा सकूं। और सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय में भी होती है, पत्रकारिता में भी होती है, शिक्षा में भी। अब मान लो कोई न्यूज़पेपर वाले हैं, पत्रकारिता करने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पूरी कोई भी कहानी है ना, उन्होंने कोई न्यूज़ छापी तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कई पेज की वो छाप देंगे। नहीं, वो क्या करेंगे, जो उसकी मेन बातें हैं, मूल भाव भी आ जाना चाहिए और मेन बात भी उसमें इंक्लूड हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से वो सार लेखन करते हैं। आगे है, चिंतन की प्रक्रिया से मत कर किसी भी लेख में से सार निकाला जाता है। चिंतन की प्रक्रिया से मत कर, कोई भी लेख है आपके पास तो आप चिंतन करोगे, देखोगे कि इसमें से हम क्या इसका सार निकाल सकते हैं, क्या इसका निचोड़ हम निकाल सकते हैं। ये स्थिति वैसी ही है जैसे कि हमारे पास दही है, दही को हम उसके मूल रूप में खा लेते हैं। मान लो हमारे पास दही है, हम उसको खा लेते हैं। हमारा शरीर क्या करता है, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उसका सार को अपना लेता है। जो उसका मेन सार होता है ना उस दही का, हमारा शरीर उसको अपना लेता है, और जो बाकी शेष सामग्री होती है उसका त्याग कर देता है। ठीक इसी प्रकार किसी पाठ की सामग्री में भी सार और निस्सार बात में अंतर किया जा सकता है। यानी मान लो कोई पाठ है आपके पास, कोई लेसन है आपके पास, तो जो बातें उसके अंदर महत्व की हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, उन्हें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो बाकी फालतू की चीज़ें हैं उनको हम छोड़ देते हैं। साधु और सूप भी सार का कार्य करते हैं, और यही कार्य भी हमारा मस्तिष्क की पूर्ण सामग्री की बातचीत में उसका सार निकाल लेता है ना। मान लो कोई इंसान है, आपको कुछ कहना चाहता है, घुमा फिराकर उसने मतलब किसी बात को करने में 15 से 20 मिनट लगा दिए, लेकिन आप समझ गए कि इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद इस इंसान का मकसद क्या था इस बात को कहने का, या फिर ये
क्या कहना चाहता है, तो वो उसका सार लेखन हो जाता है एक तरीके से। व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक बातें जान लेना चाहता है ना। देखो सार लेखन से ये भी फायदा है कि हम टाइम बचा सकते हैं। मान लो 2 से ढाई घंटे की, वो मूवी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, 2 से ढाई घंटे की मूवी थी, तो ऐसा तो है नहीं 2 से ढाई घंटे आप उसको खड़े होकर सुनोगे, नहीं ना, टाइम बचाओगे आप, कम से कम शब्दों में उसको बता दोगे, लेकिन मेन पॉइंट्स जो है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अतः सार को पढ़कर व्यक्ति अपनी रुचि का समाचार बनाने के लिए लेखक या व्यक्ति अनेक उपाय करता है। वह अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए कई तरीके से व्याख्या करता है। वह अपने भावों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियां, इनका भी इस्तेमाल करता है। अलंकारपूर्ण भाषा का व्यवहार, लोक कथाओं और चुटकुलों आदि का इस्तेमाल होता है। एक अच्छा सार लेखन की प्रक्रिया के निम्न चरण है। देखो जब आप एक अच्छा सार लिखने बैठते हो, यानी किसी भी बड़े से बड़े टॉपिक को जब आप कम शब्दों में लिखने बैठते हो और इस तरीके से लिखने बैठते हो कि मेन पॉइंट्स भी उसके ना छूटे और वो आपकी बात एक्सप्रेस भी हो जाए, तो उसके चरण कौन कौन से हैं। सार लेखन में सबसे पहले हमें मूल सामग्री यानी जो मेन बात है उसके अंदर, उसको 1 या 2 बार या फिर ज़्यादा बार पढ़कर हम उसको समझते हैं। हम समझते हैं कि आखिर इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ में, इतने लंबे चौड़े एस्से में या इतनी लंबी कहानी में आखिर क्या कहा गया है। तो पहले हम उसको समझते हैं कि मूल बात क्या है इसके अंदर। जब सामग्री का मूल भाव क्या है और उससे संबंधित अन्य भाव कौन से, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो सार लिखने में आसानी होती है। किसी गद्यांश के संक्षेपण लिखते समय कभी कभी हम मूल सामग्री को पढ़ते समय विस्तार देने वाले शब्दों को हटा देते हैं, और जो निरर्थक यानी बेफजूल के शब्द होते हैं, बेकार के शब्द होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उनको हम छोड़ देते हैं और संपूर्ण सामग्री को अपनी भाषा में 1/3 शब्दों में लिखते हैं। तो देखो सार लेखन का ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें 1/3 शब्दों में लिखना होता है। मान लो बहादुर कहानी है ना, बहादुर कहानी आपने पढ़ी, कई सारे पेजेस की अगर आप बुक में देखो तो, लेकिन अगर मेरी वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसमें आप बहुत कम शब्दों में समझ सकते हो कि हाँ बहादुर कहानी का क्या निचोड़ है। इसी तरीके से हम शॉर्ट समरी किसी चीज़ की तैयार करते हैं तो उससे हमें सार लेखन का पता चल जाता है। चलिए गाइस, पाठांत प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर इजीली। चलिए अभी देखते हैं इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आपसे पूछ ले जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सार लेखन का महत्व बताइए। इजीली आप बता सकते हो भाई, कम शब्दों का इस्तेमाल करना है और जो है टाइम की बचत करनी है इससे, और मूल भाव भी इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो देखो सार लेखन का महत्व है कि हमें अपनी बात कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्द आपको इस्तेमाल करने हैं और संक्षेप में, यानी बहुत ही मतलब छोटे तरीके से उस बात को आपको करना है, तथा अनर्गल जो बातें हैं, मतलब बेफजूल की जो बातें हैं उनसे बचना चाहिए, किंतु भावों को पूरी तरीके से प्रकट करने और उसे प्रभावपूर्ण शैली में व्यक्त करने के लिए सार उपयोगी नहीं होता। अतः सार मूल सामग्री का स्थान नहीं ले सकता। कभी कभी किसी तथ्य की जानकारी के लिए मूल सामग्री पढ़ी जाती है। आप जानते हैं कि कार्यालयों के प्रत्येक अनुभाग में काम की मात्रा के हिसाब से सहायक और लिपिक होते हैं, लेकिन काम को निपटाने की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी की होती है। उसके बाद इतना तो टाइम होता नहीं कि वो हर एक मामले को, उससे संबंधित पूर्व पत्रों को और टिप्पणियों को पढ़ सके, है ना, इतना टाइम तो होता नहीं है। इसलिए उनके सामने इनका सारांश ऐसे तरीके से, सारांश का मतलब बिल्कुल निचोड़, इस तरीके से उस मुद्दे का प्रस्तुत किया जाता है कि वह आसानी से सभी मामलों को समझ सके। कभी कभी मामला उच्च अधिकारियों के सामने रखना पड़ता है, उनके सामने केवल मामले का सार प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि उन्हें प्रतिदिन बहुत सारे मामले निपटाने पड़ते हैं। तो यह है सार लेखन का महत्व बताइए आप। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बना के अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज आपका, कार्यालय में सार लेखन की आवश्यकता क्यों होती है कार्यालय के अंदर। ठीक है, तो देखो कार्यालय में अधिकारियों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो फाइलों को और पत्रों को पूरी तरीके से पढ़ें, एक एक वर्ड को पढ़ें, है ना, डिटेल में पढ़ें। वे क्या चाहते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फाइलों और पत्रों को निपटा देना चाहते हैं। विशेष रूप से वह अधिकारी जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला है, उस व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सभी फाइलों को विस्तार से पढ़े। अतः वह संबंधित फाइल की सामग्री का सार प्रस्तुत करने का आदेश दे देता है कि भी चलो इसका जो है निचोड़ लेकर के आओ, इस फाइल का जो है सार लेखन करके आओ। इस तरह की स्थितियों में सार बहुत सहायक सिद्ध होता है। सार को पढ़कर अधिकारी तुरंत फुरत में ढेर सारी फाइलें निपटा देता है और सार को पढ़कर व्यक्ति अपनी रुचि का समाचार, लेख या कहानी चुन लेता है। चलिए गाइस, ये तो हो गया कार्यालय में सार लेखन की आवश्यकता क्यों होती है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है सार संक्षेपण की प्रक्रिया समझाइए। तो सार संक्षेपण की प्रक्रिया आपको समझानी है। इसके कुछ चरण हैं। पहला है मूल सामग्री का बोध, दूसरा है मूल भाव की पहचान, तीसरा है संबंधित भावों की पहचान, चौथा है मूल भावों को स्पष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरण, दोहराव, इनकी पहचान। इसके अलावा 5वां पॉइंट है मूल भाव को प्रभावी बनाने वाले तत्वों अर्थात कथाओं, अलंकारों, प्रसिद्ध कथनों और रचनात्मक तथा व्यास शैली की पहचान।
छठा पॉइंट है मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए विस्तार देने वाले वाक्यों को हटाते हुए सार लेखन। तो देखो, सबसे पहले हम मूल सामग्री को एक बार, दो बार या ज़्यादा बार पढ़कर उसे समझते हैं। जो मूल सामग्री है हमारे सामने, हम उसको एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, फिर ज़्यादा बार भी कभी कभी पढ़ लेते हैं और पता लगाते हैं कि उसमें क्या कहा गया है, इसका सार क्या है। इसे पढ़ने और समझने के दौरान हम जान लेते हैं कि सामग्री का मूल भाव क्या है और उससे संबंधित अन्य भाव कौन कौन से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्यालय पत्रों का सार बनाते समय क्या क्या सावधानियां अपेक्षित होती हैं। जब आप किसी भी कार्यालय पत्रों का सार लेखन कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। तो देखो, कार्यालय पत्रों का सार लिखने में ये सावधानियां पत्रों का सार तैयार करने में अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत होती है। पहले पत्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर एक बार पढ़ने से बात स्पष्ट नहीं होती तो उसे 2 से 3 बार पढ़ो फिर, क्योंकि यदि पत्र में दी गई बातें ठीक से समझ ना आए तो सार में गलती हो सकती है। और जब सरकारी काम आपको पता है ऐसे होते हैं, सरकारी नियमों, आदेशों या पूर्व पत्रों का उल्लेख रहता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि उनका सार बनाने से पहले उस सामग्री को ठीक से देख लिया जाए, तभी सार ठीक और उपयोगी बन सकता है। तो ये हो गया कि कार्यालय पत्रों का सार बनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नाउ लेट्स सी द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। एक अच्छे सार संक्षेपण में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखो, एक अच्छे सार संक्षेपण में जब आप सार लिखते हो किसी चीज़ का, तो उसमें जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो ये हैं कि मूल विषय के सभी बिंदु आने चाहिए। पहली बात तो ये कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें इंक्लूड हो जाएं। कहीं भी ऐसे वाक्य नहीं होने चाहिए जो एक दूसरे से मिलते हों। सार संक्षेपण में क्रमबद्धता हो, तथ्यता और गत्यात्मकता रहनी चाहिए। सार संक्षेपण में भाषा की गरिमा का विशेष ध्यान, मतलब ऐसा नहीं कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करो या फिर जो है अपशब्दों का इस्तेमाल करो। तो भाषा की गरिमा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद समझने में आसानी होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करके। सारी अपडेट आपको यहाँ से मैं देती रहती हूँ। एनआईएस बोर्ड की सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से आपको मिलती है, कोई इधर उधर की बातें हम आपके साथ नहीं करते। इसके अलावा ऐप को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना, पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ ढेर सारा स्टडी मटेरियल कर रहा है आपका वेट, एंड साथ ही साथ आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गाइज, अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो चैनल की बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। 12th के काफ़ी सारे कोर्सेज हमने कंप्लीट करा दिए हैं, आप देखिए प्लेलिस्ट पर जाइए और कंप्लीट कोर्स घर बैठे यूट्यूब पर करिए एनआईएस का। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, सो गाइज इंग्लिश के लिए मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ एनआईएस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं उनका इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। तो इसको एक बार देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप हमारी डेली लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, विच नेम इज तबस्सुम हैदर। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड पीडीएफ मैं दे दूंगी आपको टेलीग्राम पर। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।